stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. An asset reconstruction company limited, an asset management company would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. इंडिया के बैड बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंशियल 21 के बजट के अंदर और उसी साल NARCL और IDRCL को एस्टैब्लिश किया गया। इस बैड बैंक की लास्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की NPA सिचुएशंस के बारे में, उसको टैकल करने के लिए उठाए गए स्टेप्स के बारे में और एक एफिशिएंट बैड बैंक को बनाने के क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में। दुनिया भर के बैंकिंग एक्सपीरियंस से हमें ये पता लगता है कि अगर एक इकोनॉमी बैड लोन के क्राइसिस से जूझ रही है तो उसको टैकल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है बैड बैंक को एस्टैब्लिश करना। बैड बैंक को अगर हम सिंपली फॉर्म में डिफाइन करें तो एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक बैंक अपने एसेट्स को डिवाइड करता है परफॉर्मिंग में और नॉन परफॉर्मिंग में। परफॉर्मिंग एसेट्स वो हैं जिससे बैंक को उम्मीद है कि उनसे रिकवरी हो जाएगी, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिससे बैंक को उम्मीद नहीं है कि वो रिकवर हो पाएंगे। तो बैंक इनको सेग्रीगेट करता है। इन सेग्रीगेशन के दो तरीके हैं। पहला मेथड होता है ऑन बैलेंस शीट मेथड। ऑन बैलेंस शीट मेथड के अंदर बैंक अपने अंदर ही एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूनिट को एस्टैब्लिश करता है और सारे बैड एसेट्स को वहां पे ट्रांसफर कर देता है। ये एक ट्रांसपेरेंट मेथड है और इससे बैंक की कमिटमेंट के बारे में पता लगता है। क्यों? क्योंकि एसेट बैंक की बैलेंस शीट में ही है। ऑफ बैलेंस शीट मेथड के अंदर एक स्पेशल पर्पस यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाता है और सारे एसेट्स को वहां ट्रांसफर किया जाता है। ये स्पेशल पर्पस यूनिट एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो सकती है या एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी हो सकती है। एज कंपेयर टू ऑन बैलेंस शीट मेथड, ऑफ बैलेंस शीट मेथड ज्यादा एक्सपेंसिव है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इंश्योर करता है कि रिस्क ट्रांसफर मैक्सिमम हो। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में एनपीए टू ग्रॉस लोन का रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है अगर इनको वेस्टर्न डेवलप इकोनॉमी से कंपेयर करें तो। इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर भी इंडिया का ये रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है विद ओनली एक्सेप्शन टू रशियन फेडरेशन। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के डेटा को अगर हम समझे तो फाइनेंशियल 15 से 19 के अंदर एनपीए की क्यूमुलेटिव ग्रोथ 25% रही है। इंडिया के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रॉस एनपीए 2007-8 में 40,000 करोड़ के अराउंड था, जो कि पिछले 11 सालों में बढ़ के 90,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। अब सवाल ये आता है कि एनपीए होते क्यों हैं? किसी भी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करने के लिए आरबीआई की अपनी गाइडलाइंस है, लेकिन एनपीए होता क्यों है इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लैंडिंग करे या कुछ लार्ज कॉर्पोरेट्स को ही लोन दे जो कि डाइवर्स सेक्टर में काम कर रहे हैं जैसे कि इंफ्रा, पावर, मेटल्स एक्सेट्रा, या बैंक अपने बुक्स के अंदर एनपीए को अनरिजॉल्व रखे ज़्यादा समय तक। एक एफिशिएंट बैड बैंक को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। फैक्टर्स जैसे कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना, एफिशिएंट लीगल प्रोसेस होना, बैड बैंक के पास एडिक्वेट स्टैट्यूटरी पावर्स होना, फाइनेंशियल मार्केट हो जो कि वेल डेवलप हो, प्राइवेट सेक्टर्स के एक्सपर्टीज का यूज हो, क्लियर मैंडेट हो, बैड बैंक का वेल डिफाइंड लाइफ स्पैन हो, रियलिस्टिक प्राइसिंग हो और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट हो एक्सप्लिसिट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे बैड बैंक की सफलता की नींव रखी जा सकती है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एनपीए की प्रॉब्लम से 2012 से जूझना पड़ रहा है और बैड बैंक पहला मेथड नहीं है जो कि अडॉप्ट किया गया है इनको रिजॉल्व करने के लिए। इससे पहले लोक अदालत, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, सार्फेजी एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट को भी लाया गया था एनपीए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसके साथ साथ बैंक के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने बैड लोन्स को एक प्राइवेट एआरसीज को ट्रांसफर कर सकता है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, जिसको हेयर कट बोला जाता है। इंडियन स्ट्रक्चर के अंदर एनएआरसीएल का काम होगा इन एसेट्स को एक्वायर करना और कंसोलिडेट करना और आईडीआरसीएल का काम होगा इनको इंप्रूव करना यूजिंग मार्केट एक्सपर्टीज। बैड बैंक को सेटअप करने के अंदर अगला स्टेप आता है इनको फंड करना। कोई भी देश की सरकार बैड बैंक को दो तरीकों से फंड कर सकती है, पार्शली फंडिंग करके या पूरी तरह से फंडिंग करके। फंडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि बॉन्ड्स इशू करना, सेंट्रल बैंक से लोन लेना, पब्लिक को इनके शेयर्स इशू करना या सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करना जिनके ऊपर गवर्नमेंट की गारंटीड हो। इन सारे मेथड में बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि ये बॉन्ड्स सरकार के द्वारा गारंटीड होते हैं, तो बैंक के पास इंसेंटिव होता है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का और क्योंकि इनको गवर्नमेंट गारंटी करती है तो इनके अंदर रिस्क एसोसिएटेड बिल्कुल जीरो होता है। इंडियन स्ट्रक्चर में एनएआरसीएल काम करेगा 6,000 करोड़ के कैपिटल बेस पे,
जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और रिमेनिंग हिस्सा होल्ड करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स और एनबीएफसीज। आईडीआरसीएल के अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर की होगी। बैड बैंक को फंड मिलने के बाद अगला स्टेप आता है एसेट्स को एक्वायर करना। अब एसेट एक्वायर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे एसेट को ट्रांसफर करना। यहाँ पे ट्रांसफरिंग बैंक को बदले में कैश मिल जाता है या सिक्योरिटी रिसीप्ट मिल जाती है। ट्रांसफर ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर भी हो सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेट भी हो सकता है, या इसके अंदर बैंक की अपनी मर्जी भी हो सकती है वो कौन सा पार्ट ऑफ लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर एनएआरसीएल इनिशियली ट्रांसफरिंग बैंक को 15% कैश पे करेगा और रिमेनिंग के बदले सिक्योरिटी रिसीप्ट इशू करेगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड होंगी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक एफिशिएंट बैड बैंक को बनाने के लिए क्या फैक्टर्स हैं, इसमें से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि है एक रियलिस्टिक प्राइसिंग और वेल डिफाइंड लाइफ स्पैन। कोई भी बैड बैंक अगर बनता है तो उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। इस टाइम लिमिट के दो व्यूज हैं, यूरोपियन व्यू और एशियन व्यू। यूरोपियन व्यू के अंदर बैड बैंक को तभी बनाया जाता है जब इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो। इसके अंदर बैड लोन्स को एक सिंगल शॉट में ट्रांसफर किया जाता है और एक वेल डिफाइंड लाइफ स्पैन पे बनते हैं। क्योंकि बैड बैंक के पास लिमिटेड टाइम है तो मॉरल हैजर्ड कंसर्न यहाँ पे नहीं रहता। एशियन व्यू के अंदर बैड बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस का एक पार्ट बना दिया जाता है। दैट इज यहाँ पे इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपर्टीज को रिटेन करके रखा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड लाइफ स्पैन नहीं होता तो एशियन व्यू के अंदर मॉरल हैजर्ड कंसर्न को रोकने के लिए सेफगार्ड लगाने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रियलिस्टिक प्राइसिंग। जिस प्राइस पे ट्रांसफरिंग बैंक अपने एनपीएस को ट्रांसफर करेगा बैड बैंक पे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये ट्रांसफर एक ओवर प्राइस पे होगा तो बैंक की प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा और एनपीएस को रिकवर करना और मुश्किल हो जाएगा। और यही प्राइस अगर कम होगा तो यहाँ पूरी प्रोसेस रिडंडेंट हो जाएगी, पूरी प्रोसेस वेस्ट हो जाएगी और बैंक की फाइनेंशियल प्लानिंग पे फर्क पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर कंट्रीज के बैड बैंक के एक्सपीरियंस से हमें ये तो पता लगता है कि एक एफिशिएंट मेथड है एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए, और इंडिया के अंदर भी एनएआरसीएल एक टाइम एफिशिएंट मेथड हो सकता है इनको रिजॉल्व करने के लिए। बैंक्स को अपनी कमिटमेंट को मेंटेन रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा और उस पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा अगर हम इस प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ इंडियन बैंकर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्रेश स्लिपेजेस और फ्रेश एनपीए ना हो ताकि बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन रखा जा सके। अगर आप बाकी कंट्रीज के बैड बैंक के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे बैड बैंक सीरीज के प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन एपिक्स के अंदर ऐसी कहानियों के ऊपर जो आपने कभी ना सुनी हो तो हमारी महाभारता सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।